हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आज हमारी इस टॉपिक की ये 9th क्लास है। अब तक जो भी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि हमने लास्ट कहाँ पर छोड़ा था। तो हम इसके अंदर प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रशासनिक संबंधों के बारे में हम जो लास्ट हमने स्टार्ट करा था, हमने वो एकीकृत न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके अंदर हमने आपातकालीन अवधि से संबंधित जो भी केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं, दोनों के बीच में जो भी जिस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब जो आज अब पढ़ेंगे ना, उससे आगे का पढ़ेंगे, उससे आगे का कंप्लीट करके और उससे रिलेटेड मतलब जो ये प्रशासनिक संबंध हैं, इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा वित्तीय संबंध शुरू होगा। केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध होता है वो हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, वो हम अपनी कल की क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा ये भी कल कर लिया था। तो आज हमारा जो इसके अंदर किसके अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है ना, उसके अंदर ही अभी चल रहा है। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था में जो आपातकालीन अवधि से संबंधित जो भी उपबंध है, उनके अलावा जो अन्य उपबंध है, अब अन्य उपबंधों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य के जो प्रशासन है उस पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर, मतलब राज्य के स्टेट के प्रशासन पर जो केंद्र का नियंत्रण होता है, उसके अलावा जो इमरजेंसी वाले उपबंध हैं, उनके अलावा और जो उपबंध हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 355, केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 355 है, सेंटर के पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। मतलब सेंटर के फिर दो कर्तव्य रह जाते हैं। तो सबसे पहला है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। मतलब जो बाह्य आक्रमण और विदेशियों से जो आक्रमण हो जाता है, या फिर आंतरिक इंटरनल जो अशांति वगैरह रहती है, उससे मतलब रक्षा संरक्षण करे। ये किसका दायित्व है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। और दूसरा ये देखना, ये सुनिश्चित करना कि जो राज्य की जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, संविधान में जो व्यवस्था दी है उनके अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही। ये भी किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये भी सेंटर की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए फिर इसमें अगला है राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जो स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं ना, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। उनका जो कार्यकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है गवर्नर्स का, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे कोई भी गवर्नर किसी भी स्टेट के अंदर वो गवर्नर बना रहेगा। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अब जो गवर्नर होते हैं वो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होने के साथ साथ जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो राज्य के जो प्रशासनिक मामले हैं ना, उनकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम सेंट्रल को, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको, केंद्र को देते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस तरीके के एग्जाम में बहुत घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त होता है
उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है। बट जब उनको उसके पद से हटाना हो तो उसको कौन हटाएगा? उसको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या आता है? संवैधानेतर, ये वह है, ठीक है, वह है संविधान है। संवैधानेतर युक्तियाँ, जो संवैधानेतर युक्तियाँ होती है वो कौन सी होती हैं, उनमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है संवैधानिक युक्ति के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संवैधानेतर युक्तियाँ भी हैं। जो संविधान है उसकी युक्तियों के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग एवं समन्वयता हेतु कई इसके अलावा अन्य संवैधानिक युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल है। बड़ी संख्या में एक तो परामर्शदात्री निकाय है और केंद्र के स्तर पर जो आयोजित जो सम्मेलन आदि, इसमें ये सब शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे कहा गया है अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय में शामिल है। जो नीति आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, वो क्या है? वो गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है, उसकी श्रेणी में आता है। अब नीति आयोग जिसे योजना आयोग का स्थान लिया है। पहले नीति आयोग किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्र स्वास्थ्य परिषद और परिवार कल्याण, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, आगे है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि। तो ये सब किससे संबंधित है? नीति आयोग से संबंधित है ये सारे परिषद। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे कहा गया है केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। जो केंद्र राज्य संबंध होते हैं उनके विकास के लिए क्या किया जाता है? या तो वार्षिक या जैसी ज़रूरत होती है आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर विचार विमर्श किया जाता है। अब कौन से विषय हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाता है और किस किस के द्वारा किया जाता है? तो राज्यपालों का सम्मेलन। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो राज्यपालों का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता उसकी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, आगे मुख्य सचिव का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। जब जो मुख्य सचिव होते हैं उनका सम्मेलन होता है तो उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? कैबिनेट जो होते हैं कैबिनेट सचिव वो करते हैं। पुलिस महानिदेशक तक का सम्मेलन होता है। मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन, ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। कहाँ के? जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश, वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर कुलपतियों का सम्मेलन, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति होते हैं, जो VC होते हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं, उनका सम्मेलन। फिर जो गृह मंत्री होते हैं उनका सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। जितने भी गृह मंत्री होते हैं उनकी जो अध्यक्ष कौन बनते हैं? जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और लास्ट आता है विधि मंत्रियों का सम्मेलन, और तो इनकी अध्यक्षता केंद्र विधि मंत्री करते हैं। कि कौन करते हैं? केंद्र विधि मंत्री करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें इतना ही था। किसके अंदर? जो एकीकृत न्याय व्यवस्था था उसमें अन्य उपबंध और जो संवैधानिक जो युक्तियां हैं उसके अंदर बस इतना ही था। अब क्या पढ़ेंगे? अब सारे जो भी आर्टिकल्स हैं प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड, उन आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद, तो कौन से? सबसे पहले आता है अनुच्छेद 256। तो अनुच्छेद 256 देखो टॉपिक वाइज जैसे करा रही हूँ ना, तो इसमें क्या है, आपको लास्ट में आर्टिकल्स इसलिए कराती हूँ ताकि आपको साथ के साथ ना आर्टिकल्स क्लियर होते चले, आपको पता चलता रहे
कौन से आर्टिकल में क्या है। यदि कोई आर्टिकल वगैरह क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना एग्जाम में, तो ये ना रहे कि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एलिमिनेट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए सारे आर्टिकल आपका रिवीजन होता रहेगा। तो हमारा जो आर्टिकल 256 है, ये हमको क्या बताता है, राज्य तथा संघ की जिम्मेदारियां। मतलब जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं और जो सेंटर है, उसकी उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो आर्टिकल 256 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 257, अनुच्छेद 257। वो बताता है कतिपय मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण। जो कतिपय मामले होते हैं, उन मामलों में जो संघ है, जो सेंटर है, उसका राज्य पे नियंत्रण किस तरीके से है, तो इस बारे में हमको कौन जानकारी देता है, आर्टिकल 257। अब 257 का एक क्लॉज आता है, अनुच्छेद 257 का एक क्लॉज। तो ये क्या बताता है, राज्यों के सहायतार्थ संघ के सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती। तो इसको अब खत्म कर दिया गया है, इसको अब निरस्त कर दिया गया है, इस आर्टिकल को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 258, यानी फिर कह सकते हैं हम आर्टिकल 258। तो कतिपय मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। जो कतिपय मामले होते हैं, उनके अंदर या उनसे संबंधित जो राज्य है, उसको शक्ति किस किस प्रकार से प्रदान कर सकती है हमारी जो संघ है, जो हमारी केंद्र है, उसको क्या क्या शक्तियां हैं, इस बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 258 का एक क्लॉज। राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति। जो राज्य है, जो संघ को कार्य सौंपता है, उसके संबंधित राज्यों को क्या क्या शक्तियां हैं, ये हमारे आर्टिकल 258 के क्लॉज ए में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आर्टिकल 259, अनुच्छेद 259। तो प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य में सशस्त्र बल, इसको भी अब निरस्त कर दिया गया है। इसको भी क्या कर दिया गया है, इसको भी अब खत्म कर दिया गया है, इसको भी अब निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 260, अनुच्छेद 260। तो इसमें क्या बताया गया है, भारत के बाहर के भूभागों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। जो भारत देश है, उसके बाहर के जो भूभाग हैं, उसके संबंध में जो संघ का अधिकार क्षेत्र है, वो आर्टिकल 260 से संबंधित है, या उसके बारे में आर्टिकल 260 में बताया गया है, अनुच्छेद 260 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 261, आर्टिकल 261। तो ये क्या बताता है, सार्वजनिक क्रियाकलाप, अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रियाएं। जो सार्वजनिक क्रियाकलाप होते हैं, अभिलेख वगैरह होते हैं, जो न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमारे आर्टिकल 361 से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 262, सॉरी 361 नहीं, 261, गलत बोल दिया। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 262 या आर्टिकल 262। तो इसमें क्या बताया गया है, अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। मतलब जो अंतर्राज्यीय नदियां जो होती हैं, मतलब देश के अंदर ही जो अलग अलग, एक ही नदी जैसे दो राज्यों से होकर गुजर रही है, 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, तो उनकी जो पानी से संबंधित जो भी विवाद वगैरह हैं, जो भी न्यायिक निर्णय है, वो हमको उसके बारे में कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है, आर्टिकल 262 से हमको उस बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 हमको क्या जानकारी देता है कि अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान। जो अंतर्राज्यीय संबंध होते हैं, उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इस बारे में हमको अनुच्छेद 263 में बताया गया है या कहा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो प्रशासनिक संबंध है, ये कंप्लीट होता है। अब कल हम वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वित्तीय संबंध में तो काफ़ी सारा है, जो फाइनेंशियली जो भी बातें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो काफ़ी बड़ा है। ओके, फिर इसके साथ ही फिर जब ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में स्टार्ट कर लेंगे, अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है।
आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।